हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पढ़ते रहो। कैसे हैं आप सभी। आज कई सारे बच्चों ने मेरे से कहा कि सर हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको फेस कर पा रहे हैं, राइट। और जो भी मतलब डेरिवेशंस हैं या फिर कुछ ऐसी थ्योरी जैसे जो लाइट में है और इलेक्ट्रिसिटी में, वो तो हम कर पा रहे हैं इजीली। लेकिन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टोटल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ये जो पूरा चैप्टर है ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चंस करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके सामने से निकलेंगे, राइट। तो एट द टाइम जब आप वो क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे ना, तो आपको याद आएगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है या इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे हम लोग एक छोटा सा सेशन लेकर के आए। छोटा सा क्या है, तो ठीक ठाक, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन केस बेस्ड के हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है बड़े बड़े, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। फिलहाल तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जितने बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे कंसेप्ट आपके फ्रेंड्स भी इजीली डील करें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कहता है ऑन द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स। तो असर्शन तो करेक्ट है हमारे पास, एकदम ट्रू है, ओके। रीजन क्या कहता है, कहता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको याद होगा ना राइट हैंड थंब रूल, अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है रिवर्स हो जाती है। रीजन क्या कहता है इसका कि क्यों ऐसा होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी गिवन इन अकॉर्डिंग विद द लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात समझ में आई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। असर्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन दिस एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड। फिर जरा देख लीजिए, कहता है मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, एकदम सही है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, याद आ रहा है? ओके। रीजन देखो क्या कहता है, रीजन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज इनवर्सली, ओ शिट, इसमें देखो लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो होती कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो असर्शन गलत हो गया, अब हमें कुछ पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है। फिलहाल तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इसको गलत कहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। कहता है कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने को होता है। एक बार तो मुझे भी लगा कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में कैसा है, वो पॉजिटिव जो थिंकिंग है, जो हम किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, वो फिक्स रहता है। जो हम नहीं सीख रहे हैं बेसिकली वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो उस फिक्स के चक्कर में जो फिक्स नहीं है उसको हम करेक्ट कर देते हैं। देखो जैसा कि अभी मेरे साथ पिछले क्वेश्चन में हुआ और आई होप आपके साथ भी होता, ठीक है। कहता है कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। अच्छा ठीक है, कहता है कि करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ तो कंपास निडल डिक्रीज करेगी डिफ्लेक्ट होना। ये कहां पढ़ लिया भैया, ये तो जस्ट अपोजिट बोल रहा है। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, और करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो कंपास का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। असर्शन हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इट मीन जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, डी फॉर डॉक्टर हो गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। कहता है द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल डिक्रीजेस व्हेन कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अब ये सही है, अगर हम वायर से दूर ले जाएंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा डिक्रीज होगा, तो असर्शन ट्रू है। अब रीजन देखो क्या कहता है, कहता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ऑन मूव अवे। कहता है जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है,
मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कॉर्ड होना चाहिए। एक हम लोग वायर के अगर दूर बढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, तो बिल्कुल सही है, इसीलिए डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, आपके जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो आपको प्रैक्टिकली यहां पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced at a center of the current carrying circular coil increase on increasing the current following through the coil। कहता है कि अगर मैं करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये जो क्वेश्चन है तो एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फिर क्या कहता है? कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखो यार किसकी बात आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये विशेष ध्यान दें क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई हमें इनवर्सली कुछ कहीं दिखा है क्या? यस, रेडियस में दिखा है, डिस्टेंस में, सॉरी लेंथ में। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि जो अगर मान लो सर्कुलर लूप है, अगर उससे दूर जा रही है ऑब्जेक्ट तो डिफ्लेक्शन कम होगा रेडियल का, बाकी तो सब हर जगह डायरेक्टली ही मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अगर रेडियस को मैं बढ़ा दूं तो ये तो देखो यार गलत हो गया, क्योंकि रेडियस एक यही इकलौती चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे मान लो सर्कुलर कॉइल हमारे पास कैसी बड़ी सी है, ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी थोड़ी सी वीक होगी। ओके, और अगर मान लीजिए रेडियस कम है, मतलब जो सर्कुलर लेंथ है वो क्या होगा, कम होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। राइट, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया? असर्शन फॉल हो गया। और रीजन क्या कहता है? कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, तो रीजन सही है, असर्शन हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑन सर्कुलर कॉइल। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपको याद होगा कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ठीक है, रीजन देखो क्या कहता है? कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए फॉर एप्पल, इट मींस असर्शन। रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो सोलेनोइड है ना उसकी प्रॉपर्टी और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक जैसी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो स्टेटमेंट है वो सही, क्योंकि हमने पढ़ रखा हुआ है। रीजन देखो क्या कहता है? कहता है वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड ऑफ साउथ पोल। एक एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही बात है, अगर बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है तो वाकई में एक एक पोल साउथ और नॉर्थ की तरह बिहेव करेंगे। तो हम लोग के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड टू हाउस होल्ड सप्लाई। तो बिल्कुल सही है, एसी करंट हमारे पास आता है, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, असर्शन तो करेक्ट हो गया। रीजन क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो the reason is also absolutely correct, but this is not a correct explanation of assertion. Actually incorrect explanation भी नहीं है। ठीक है, so इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बी, और यस मैं मैच कर रहा हूं, दैट इज बी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। क्यों? अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड हाउस होल्ड सप्लाई। अब क्यों है इसका रीजन दिया, एसी इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड अलोंग द लॉन्ग डिस्टेंस, इसीलिए एसी को हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई में यूज करते हैं, डीसी को नहीं करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द कॉइल। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे, रेडियस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, रीजन क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल
of wire depend on the number of turn of the wire coil. बिल्कुल सही बात है, magnetic field is directly proportional to the number of turn and magnetic field is inversely proportional to the radius of the coil. तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब करंट, नंबर ऑफ टर्न और रेडियस, ये तीनों फैक्टर्स हैं, ठीक है. सो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? नहीं कर रहा ना. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा बी, ठीक है. चलिए आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. कमेंट करके आप बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं. अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारा सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें. और हाँ, इस सेशन को एंड तक देखें, ठीक है. भले ही थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देख लो ताकि सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए. चलो क्वेश्चन 11 क्या कहता है? कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड नियर इट. बिल्कुल सही जवाब भाई. करता है भाई, करता है, मैं एग्री हूं. फिर क्या कहता है? A magnetic field exists around a current carrying wire. तो ये भी सही है कि अगर करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसीलिए वो कंपास निडल को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है. तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है क्या है? करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. अब जो अगला क्वेश्चन है वो है strength of an electromagnet can be increased by the increasing the number of turn per unit length of the solenoid coil. कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ. फिर रीजन देखो क्या कहता है? कहता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड. बिल्कुल सही बात है. कहता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हम लोग क्या करंट बढ़ा करके भी इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं. सो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. तो इसका जो ऑप्शन, सॉरी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बॉम्बे होगा. पता है क्यों? क्योंकि इसमें रीजन एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा है उसको कायदे से. ठीक है बच्चे पार्टी. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसका हमारे पास हो गया बी फॉर बॉम्बे. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन अब देखो ये क्या आ गया, आपको दिख रहा होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन. अब केस बेस्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. वैसे तरीका जो करेक्ट है वो ये नहीं होता. तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप प्रॉपर्ली पहले क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, इसके पैराग्राफ पढ़ो, ताकि आपको फटाफट माइंड मेकअप हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं या किससे रिलेटेड इस पैराग्राफ में कुछ गिवन है या नहीं गिवन है. ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, आई होप कि थोड़ा सा विजिबल कम है. ओके, तो अब आई होप दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है. चलो ठीक है. आंद्रे मैरी एम्पियर, ये तो लिखा हुआ है. चलो बहुत बढ़िया बात है. सजेस्टेड दैट अ मैग्नेट मस्ट exerted an equal and opposite force on a current carrying conductor with was experimentally found to be true, but we know that current is due to charge in motion. current क्यों है? current is due to charges in motion. ठीक है, फिर क्या कहता है? so it is clear that charge moving in a magnetic field experience अ फोर्स. इसका मतलब कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा. एक एक्सपेरिमेंट याद करो कि अगर हम लोग एक यू शेप मैग्नेट लें, उसमें कोई कंडक्टर को ऐसे होल्ड करा दें और जैसे इसमें करंट होगा तो ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी. आपको याद आया, एनसीईआरटी एक्टिविटी गिवन है ये, है ना. तो अब बच्चा पार्टी सुन लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, फिर हम केस बेस्ड में आएंगे. इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन तो यह आ सकता है कि अगर मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, या उसको नॉर्थ बोल सकते हैं, राइट. फिर बोलेगा कि एक ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर टुवर्ड डाउनवर्ड है. ठीक है, यह बोल सकता है कि एक कागज है, पेज के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी और इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और प्रोटॉन डाउनवर्ड जा रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर देखिए, हमारे वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट जाकर देख लो. टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, है ना. उसको मतलब वेस्ट मत करो, वैसे भी आपके पास वेस्ट करने के लिए कुछ बचा है नहीं. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन 100% पढ़ के जाए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा. चलो फिर आ जाते हैं. exerted with the moving in a direction of parallel to it, if the direction of motion perpendicular of direction magnetic field, magnitude of force experience depend on the charge. Velocity v, strength of magnetic field b,
एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड बी। आपको एक रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि एफ इज इक्वल टू आईबीएल कॉस थीटा एंड एफ इज इक्वल टू आईबीएल साइन थीटा। तो 90 डिग्री के अलावा अगर हम लोग कोई एंगल पे रखते हैं ना तो साइन कॉस वहां पर वेरी करने लगते हैं। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो परपेंडिकुलर वाला केस ही पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। जैसे 12th हो जाओगे तो एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज समझ में आई कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की बारी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कहता है क्वेश्चन, आंसर भी है इसमें ताकि फटाफट हो जाए। लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय विच रूल, तो आप सबने पता है कि जो डायरेक्शन है वो किससे आप दे सकते हैं, फ्लेमिंग्स, किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे मूव कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ द रूल। इस रूल का स्टेटमेंट क्या है जरा वो लिख दीजिए। तो भैया इस स्टेटमेंट आप सबको पता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर और थंब को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि ये फोर्स मतलब फादर, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर और ये करंट मतलब मैं, आई, पापा मम्मी मैं, इनको डिनोट करे तो यही होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यही आपका क्या दिया हुआ है, देखो, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास इसका स्टेटमेंट। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे डिस्कशन करने में, आगे बढ़ते हैं। कहता है केस नंबर 2, देखो दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। ये केस मैंने आपको एक बार मस्ती मस्ती में बताया था जब लाइव क्लास चल रही थी कि इस तरह का केस जरूर आता है। तो इसको जरा आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, 2 कॉइल C1 C2 आर रैप्ड अराउंड द नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर, ये ठीक है, दिखा, ये सिलेंडर है, ठीक है, ओके। कुछ ज्यादा ही सिलेंडर तो लिखता है, ब्रॉड हो गया, तो मैं इसको खत्म कर देता हूं। फिर क्या कहता है, कहता है कि coil C1 is connected to battery and key and C2 with the galvanometer G. On passing the key के current start flowing from coil C1. अब देखो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, किसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट जब फ्लो होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो बनेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, ओके। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में क्या करेंगी, एंटर करेंगी, आएंगी। अब लगातार करंट चल रहा है, एक बार करंट कम किया, ज्यादा किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी, चेंज होंगी नहीं चेंज होंगी, बहुत बढ़िया बात है, ओके। अब जरा याद करो एक फैराडे एक्सपेरिमेंट की, अगर ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर बाहर हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर की निडल में कुछ डिफ्लेक्शन शो होंगे, यस और नो, याद आया। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, कहता है व्हेन K इज प्रेस्ड ऑन, जब हम लोग की को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, की को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो जब आप की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ऑन, तो क्या लिखा है, द गैल्वेनोमीटर निडल डिफ्लेक्ट्स मोमेंटली ऑन वन डायरेक्शन। जब ऑन करोगे तो गैल्वेनोमीटर एक ही डायरेक्शन में, अब पता नहीं किस डायरेक्शन में, फिलहाल तो ऊपर देखना पड़ेगा फिगर किस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर की निडल ऑन होगी, ठीक है। अब स्विच ऑन है ना, तब अब देखो क्या होता है, कहता है कि अगर मैंने क्या किया कि स्विच ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, देखो व्हेन करंट इन कॉइल C1 स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर मोमेंटली अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, या यूं समझिए कि जिस डायरेक्शन में उसने मूवमेंट किया होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। चलो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर देखो लिखा हुआ है द गैल्वेनोमीटर निडल डिफ्लेक्ट अगेन मोमेंटली बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस केस। बिल्कुल सही बात है, करंट आया तो मान लो डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द गैल्वेनोमीटर हो गया कुछ इस तरह से, और जैसे स्विच ऑफ करोगे तो वापस से आ जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा प्यारा केस है, बहुत मजा आएगा। फिर क्या कहता है, कहता है कि when the current is passed continuous through the coil C1, अगर हम लोग C1 में लगातार क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। अब जब हम C1 में लगातार करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, ठीक है। देयर इज नो चेंजमेंट इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो चेंज है ना, नो चेंज। तो अगर नो चेंज है तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है नो डिफ्लेक्शन अकर्स, किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है ये फिनोमेना का नाम बताओ
नेम द स्टेट फिनोमेना रिस्पॉन्स फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है, ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जनरेटर का पार्ट कटा हुआ है लेकिन केस बेस्ड आने की संभावना है, एक बार लास्ट टाइम में आ चुका है जबकि ना होने के बावजूद। चलो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहां चला गया, केस नंबर 1, केस नंबर 3। चलो केस नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक है, ये केस नंबर 2 है। आई होप कि आपको कंप्लीट विजुअल होगा केस। पहले केस पढ़ेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले केस दिख रहा है, केस ओके दिख रहा है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, अभी दिख रहा है। चलो ठीक है, चलिए अगर अब दिख रहा है तो थोड़ा सा कमर कस लीजिए और ध्यान से पढ़ना है। कहता है द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है द मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी वेक्टर क्वांटिटी, याद करो जब मैंने बीबी बना रहा तो उसके ऊपर मैं एरो कर रहा हूं। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है, फिर कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द साउथ पोल। ठीक है, सब कुछ पता है आपको, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा है आपको। ठीक है ना, फिर देखो क्या कहता है दीज लाइंस आर क्लोज्ड कर्व फ्रॉम विच स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड। तो उस कर्व जिससे हम लोग स्ट्रेंथ क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कहता है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहता है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर crowded magnetic field as stronger in were very apart from the strength of the magnetic field is weak। मतलब पास जब जाओगे, क्लोज जाओगे तो स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग होगी, और जब दूर जाओगे तो कैसी होगी, स्ट्रेंथ वीक होगी। ओके, कहता है करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट इंक्रीज देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। कहता है इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज होल्डेड इन राइट हैंड बाय द कैरिंग फिंगर्स अराउंड curling fingers around, then the curled finger gives the direction of electric field and your curved finger gives the direction of magnetic field। याद करो राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आपसे, कहता है एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द करंट थ्रू इट। ठीक है, आगे देखो, also if the number of turn of wire of the circuit is more then also the magnitude of magnetic field is more of the coil having many circular turn insulated copper wire। ठीक है, wound closely from the cylindrical shape is called solenoid। solenoid is used to produce a strong magnetic field and can be used a magnetic piece of the material। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर्स की। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक, थोड़ा सा बड़ा केस था इसलिए मैं आपकी तरफ देख नहीं पाया, तो इसको थोड़ा सा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं अपन, सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं यार, मतलब जो मेहनत हो रही है ना सब आपके लिए हो रही है, या इसमें मेरा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिएगा, थोड़ी सी भी अगर लग रहा है कि यहाँ चलो ठीक है मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो व्हाट इज द नेचर, कहता है इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा बार मैग्नेट की बात की थी जब हम लोगों ने, तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है ना, वो कैसी रहती है, एक दूसरे के यूनिफॉर्मली रहती है इनसाइड बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट ही भाई तो है ये सोलेनॉइड की नहीं है। सो यहां पर हो जाएगा इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, कैसी रहती है, पैरेलल ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे, कहता है फॉर व्हाट राइट हैंड थंब रूल यूज। राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज किया है, अभी ऊपर देखो पैराग्राफ में भी गिवन था कि डायरेक्शन निकालने के लिए। सो द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग द थंब। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल इज यूज, या मैं ये बोल सकता हूं कि कर्व फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, कि पोल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक पोल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो जरा, कहता है द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल एंड अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यही तो प्रॉपर्टी होती है, और कुछ होती हो तो बता दो अगर तुम्हारे नॉलेज में हो, मेरे नॉलेज में तो बस इतना ही। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले केस की तरफ, केस नंबर 4। यार वो गलती हो गई, सेकंड नंबर केस लगता है कहीं ड्रॉप हो गया मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 है तो 3 ही कर लेते हैं, कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए।
चलो कहता है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा पहले ये बताओ, दो केस करके मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं? ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो कहता है द डोमेस्टिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये किससे रिलेटेड है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से। बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर्स हैं जिनमें केस में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है, राइट? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा ये पैराग्राफ कराऊंगा और कुछ इससे रिलेटेड चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या कहता है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेड इंसुलेटेड कवर कॉल्ड लाइव वायर, ठीक है। वायर विद ब्लैक इंसुलेशन कॉल्ड न्यूट्रल वायर एंड द वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज कॉल्ड अर्थ वायर, ठीक है। फिर से जरा देख लीजिए, जो रेड है ना हमारे पास, कैसी है? रेड है, वो कैसी है? लाइव वायर है। कैसी है? लाइव वायर। ओके, ब्लैक है वो कैसी है? वो है न्यूट्रल, और जो ग्रीन है वो है अर्थ वायर। ये तो आई होप कि आपको पता भी रहा होगा, नहीं पता होगा तो अब सीख लो। वी नो दैट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज, वी ऑलरेडी नो दैट, विद द सर्किट। कहां भागे जा रहे हो यार, वैसे भी टाइम कम है यार, जस्ट अ मिनट बच्चे पार्टी। ओके, फिर से देखो इसको, यहां तक समझ में आ गया ना? अर्थ वायर जो है वो किसके लिए यूज होती है? कॉल्ड लाइव वायर एंड अर्थ वायर। वी नो दैट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ओहो, परेशान कर लिया यार, परेशान कर रहा है लगता है। एक मिनट को लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, मेरा हाथ टच हो रहा है क्या? ओके, नो दैट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा 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 अच्छा, आप समझ में आया बेटा इसका खेला क्या है? इसका खेला इसको लगातार मत टच करो, है ना? जस्ट अ सेकेंड। फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रिवेंट द डैमेजिंग द electrical appliances and circuit from the overloading. Overloading occurs when live wire and neutral wire comes in directly contact with each other because of wire current through the circuit increase suddenly, ठीक है। रीजन दिया कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है अ सिंगल सॉकेट द अर्थ वायर विच इज ग्रीन इन कलर कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। अच्छा, ट्राई जो 3 पिन वाले प्लग आते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ सेफ्टी मेजर इन यूज्ड इन अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, मतलब जो हैवी वोल्टेज के हमारे पास गैजेट होते हैं उनमें इस टाइप की सेफ्टी दी जाती है। टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, ईटीसी, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है द अर्थ वायर इज गिवन लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इन दिस वे इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। Sever electric shock. All appliances are connected in parallel to the circuit so that potential difference across the appliances will be same. आपको पता है हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सीरीज में अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरे कमरे की लाइट चली गई, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अगर एक खराब है तो दूसरा अपने आप चलता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया केस। अब चलो इस केस की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस केस की बात कर लेते हैं। चलो, तो बात करने से पहले तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, और ये लास्ट केस है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको जरा पढ़िए क्या कहता है। लास्ट केस कैसा है? कह रहा है व्हाट आर द साइन ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। आप सबको पता है लाइव वायर जो होती है ना वो कैसी होती है बच्चा पार्टी? वो होती है रेड कलर की, इंसुलेटेड, एंड ब्लैक कलर की क्या होती है? न्यूट्रल वायर होती है। चलो इजी था, हो गया। कहता है इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कितना रहता है? 220। अरे अच्छा, ये तो आंसर पढ़ दिया मैंने डायरेक्टली। वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना वो कितना रहता है? 220 का ही रहता है, ठीक है। कहता है व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल मैच हो जाते हैं तो जो करंट है वो अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसका पढ़ा था चीजें, है ना। तो जब करंट इंक्रीज हो गया तो इससे जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इफेक्टेड होते हैं, और शायद आग लगने का भी डर रहता है, इलेक्ट्रिक हजार्ड इसको हम लोग बोलते हैं। So the live wire and neutral wire comes directly contact, that situation current through the circuit increase suddenly and this is called short circuit. Okay, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है what is the main purpose of using fuse of electric circuit। तो ये भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि देखिए जो फ्यूज है ना ये किस पे वर्क करता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे, और जैसे ही हीट बढ़ती है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब सर्किट को ब्रेक कर देता है। इससे हमारे जो अप्लायंसेस है वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको मजा आया होगा पढ़ के। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। एक छोटा सा सेशन, एक बहुत ही प्यारी सी स्ट्रेटजी के साथ, केस बेस्ड और असरसन रीजन। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई को करना बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, चलो बाय बाय।